तेल ये इंसानों को चहराएगा। एक शरारती बच्चा जो रहनुमा बन गया। लोग भेड़े बकरियों को चराते हैं, ये इंसानों को चहराएगा। ये गूढ़ बात कही थी उस आगंतुक भविष्यदर्शी ने जिसे वासुदेव घराने के नवजात शिशु को जन्म कुंडली बनाने के लिए बुलाया गया था। बच्चे की कुंडली बनाने के बाद उसने उस पर बड़े गर्व से लिखा, इसे एक सौभाग्यशाली जीवन का वरदान प्राप्त है। सुशीला और उनके पति वासुदेव के पुत्र जगदीश का जन्म 3 सितंबर 1957 को आधी रात से 6 मिनट पहले 11:54 पर हुआ था। वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मशहूर शहर मैसूर में जन्मा था। लोगों के मन में इस पुराने रजवाड़े की तस्वीर आलीशान महलों और सुंदर बगीचों वाले शहर के रूप में है। शिशु ने आने में देरी की, बेसब्री से उसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो इस दुनिया में तय समय से 23 दिन देरी से आया। शायद पैदा होने के बाद की चुनौतियों का कुछ अंदाजा था उसे। जगदीश परिवार में सबसे छोटा था। उससे पहले एक भाई और 2 बहनें थी। वासुदेव परिवार में बच्चे के नामकरण के समय 2 पीढ़ियों में हमेशा मतभेद हुआ करता था। दादा दादी पारंपरिक नामों को पसंद करते थे, जबकि माता पिता को उस समय के प्राचीन प्रचलित नाम ज्यादा अच्छे लगते थे। वो हर बार अंत में एक समझौता पर पहुंचते, जहां दादा दादी ने पहली बच्ची के लिए पंपा नाम सुझाया था, वहीं माता पिता पुष्पलता पर राजी हुए थे। इसी तरह पहले पुत्री के लिए दादा दादी ने राघवेंद्र नाम पसंद किया था, तो माता पिता ने रविंद्र चुना। इस पर इस बार तो आगंतुक ज्योतिषी ने शिशु को अपना नाम देकर ये समस्या ही खत्म कर दी। उसने फैसला सुनाया कि इसका नाम जगदीश यानी जगत का स्वामी होगा। आगे चलकर उसका घर का नाम जग्गी हो गया। जग्गी के जन्म से 1 साल पहले वासुदेव परिवार में एक बच्चा जन्मा था। बच्चा बड़ा सुंदर था और ज्योतिष के हिसाब से उसमें महान बनने का सभी लक्षण मौजूद थे, पर वो शिशु कुछ दिन ही जी पाया। जैसा कि जग्गी अब सदगुरु अपने अनूठे अनौपचारिक अंदाज में बताते हैं, उस बच्चे ने 1956 में ही आने का कोशिश की थी, लेकिन पहली बार सफलता ना मिलने पर 1 साल बाद उसने फिर कोशिश की और सफल रहा। वासुदेव परिवार कर्नाटक का एक तेलुगु भाषी परिवार था। प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव बेललुरु के एक धनी परिवार से थे। बचपन में ही उनकी मां टीबी से चल बसी थी। उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। वो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के इरादे को लेकर बड़े हुए। हालांकि उनके पिता की ये मर्जी नहीं थी। पिता चाहते थे कि वो परिवार के कारोबार में हाथ बटाए। अपने मामा का प्रोत्साहन पाकर युवक वासुदेव ने मशहूर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ी और नेत्र रोग को अपनी विशेषज्ञता और विषय चुना। वो बहुत सिद्धांतवादी और स्वाभिमानी युवक थे।
उन्होंने अपनी पढ़ाई का अधिकांश खर्च छात्रवृत्ति से पूरा किया। वो देर रात तक सड़क की बत्ती की रोशनी में पढ़ा करते थे। समय आने पर वासुदेव का विवाह एक धनी संभ्रांत परिवार, जो स्वयं को विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का वंशज मानते थे, की बेटी सुशीला से हो गया। सुशीला विनम्र और मृदुभाषी महिला थी। उन्हें घर गृहस्थी और परिवार की देखभाल की परंपरागत भूमिका निभाने में खुशी मिलती थी, लेकिन वो इतनी सीधी भी ना थी कि कोई उनका फायदा उठा पाए। उनके सभी बच्चों को, खासकर नटखट जग्गी को मालूम था कि जरूरत पड़ने पर वो सख्ती से भी पेश आ सकती है। जन्म के समय गर्भनाल जग्गी के कंधे से लिपटी हुई थी। गर्भनाल जग्गी की कंधे से लिपटी हुई थी। पारंपरिक अंधविश्वास के मुताबिक इसे परिवार के लिए अशुभ माना जाता था। ऐसा इसीलिए कहा जाता था कि इसमें मामा के जीवन को खतरा होता है। इस खतरे से बचाव के लिए बाकी सावधानियों के साथ साथ ही ये उपाय भी किया गया कि बच्चे को 5 साल की उम्र तक नाई से दूर रखा जाए। नतीजा ये हुआ कि मेरे बाल लंबे और घुंघराले हो गए। इनकी 2 चोटियां बांध दी जाती थी। वो कहते हैं, मैं रोज स्कूल में किसी न किसी बच्चे को मेरे लंबे बालों के मजाक उड़ाने पर पीट देता था। डॉक्टर वासुदेव भारतीय रेल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। इस वजह से उनका तबादला होता रहता था, इसलिए जग्गी को नए स्कूल बदलने पड़े। 1969 में मैसूर लौटने से पहले ये परिवार शिमोगा, चिक्कबल्लापुर और गुटकल के बीच घूमता रहा। बड़ी सजीव कल्पनाएं करने वाले, ऊर्जा से भरपूर जग्गी की उत्सुकता कभी ना बुझती। रौब या अधिकार दिखाने वालों की वो परवाह ना करता था। उसकी इन खूबियों की वजह से बड़े उससे जरा आशंकित ही रहते थे। वो कहते हैं, मेरे लिए कक्षा में बैठे रहना नामुमकिन था, क्योंकि जब शिक्षक बोल रहे होते थे तो मैं जान जाता कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसका उनके खुद के जीवन में कोई महत्व नहीं है। टीचर जो कुछ कहते थे वो बस उनका पैसा था, इसलिए मैं सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो जो चीजें बता रहे हैं उसे मैं किताब में पढ़कर आसानी से समझ सकता हूँ। कई बार जग्गी के स्कूल बदले जाने की एक वजह यह भी थी कि वो बालक अव्वल दर्जे का शरारती था और उसे काबू में कर पाना नामुमकिन था। सब उसे लापरवाह और बेफिक्री समझते थे। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता था। लगता था कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। अपनी सुरक्षा का जरा भी परवाह किए बगैर वो रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे करने पर उतरता रहता था। माता पिता परेशान होकर पूछते, क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? इसकी जवाब कभी कभार ही मिलता। बालक जग्गी स्वभाव से चुप था। ये भापना मुश्किल हो जाता कि वो अब कौन सा कारनामा करने वाला है। इतना तो साफ था कि इस बच्चे को डराकर नहीं सुधारा जा सकता था। एक बार जग्गी ब्लैक बोर्ड पर कोई बदमाशी वाली बात लिख दी। इससे नाराज होकर शिक्षक ने उसे क्लास से निकल जाने को कहा। जग्गी ने
जब उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो शिक्षक बिगड़कर बोले, या तुम भगवान हो या फिर शैतान। उसके चेहरे पर पछतावे की एक भी शिकन ना देखकर शिक्षक ने चिढ़ते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम शैतान ही हो। बालक जग्गी के उल्टे सीधे कारनामों के अनगिनती किस्से हैं। स्कूल से भागने में कितना मजा आता है ये उसने बहुत कम उम्र में ही जान लिया था। उसे लगता था कि गणित के पन्नों में सर खपाने से ज्यादा समझदारी पेड़ की ऊपर शाखाओं पर चढ़कर बैठने में है। उसे लगता था कि बहुत चलने वाले डिक्टाफोन है। उसे लगता था कि बहुत कम शिक्षक ये जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो सब बस अपने आप को चलने वाले डिक्टाफोन है। उनका भिन्न इम्तिहान पास करता। उनका भिन्न इम्तिहान पास करा सकता है या फिर अच्छी नींद सुला सकता है। उम्र के शुरुआती दौर में ही जग्गी की एक आदत साफ जाहिर हो गई थी जो आगे चलकर भी उसका साथ छोड़ने वाली नहीं थी। वो थी मूर्खों को आराम से झेलना पाना। उसने कभी भी इम्तिहान गंभीरता से नहीं दिए। हालांकि उसके शिक्षक भीषण भविष्यवाणियां करते पर वो हमेशा पास हो जाता। एक बिगड़ैल बच्चे की छवि के अपने फायदे थे। जब हर कोई ये मान ले कि तुम सुधरने वाले नहीं हो तो कम से कम आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। जब वो पेड़ पर चढ़कर बैठा होता तो उसे अपने साथ ही बस अपने लंच बॉक्स और पानी की बोतल की जरूरत पड़ती। वो अधिकतर समय दिन के सपनों में डूबे रहते थे। तब हल्की बयार उसे थपकियां देते हुए आनंद की अवस्था में ले जाती। बाद में उन्होंने इसे अपनी ध्यान की अवस्था का शुरुआती अनुभव बताया। बालक के पास घड़ी ना थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे बीत गए। जब वो दूसरे लड़कों को स्कूल से बाहर आते देखता तो समझ जाता कि स्कूल छुट्टी हो गई। तब वो पेड़ से उतरता और साइकिल चलाता हुआ घर चला जाता। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाया करता और वहां बैठा रहता। वो डाल धीरे धीरे डोलती रहती। कुछ समय बाद मैं इसी तरह से बैठे बैठे अपने भीतर एक बिल्कुल अलग तरह के अनुभव में चला जाता था। वो एक समाधि जैसी अवस्था थी जहां मुझे समय का एहसास नहीं रहता था। मैं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे स्कूल के छुट्टी होने से पहले तक वहीं पेड़ में बैठा रहता। बहुत बाद में जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उस समय मैं अनजाने में ही ध्यान में चला जाता था, जबकि मैंने पहले कभी ध्यान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे तो बस पेड़ पर बैठे बैठे होने वाले अनुभव अच्छा लगता था। जग्गी की शरारतें पेड़ों पर चढ़कर बैठने तक ही सीमित नहीं थी। वो चुपके से पिकनिक का सामान, जिसमें ज्यादातर उबले अंडे और रोटियां होती थी, पैक करता, फिर अपने माता पिता के लिए एक लिखित संदेश छोड़कर कई दिनों के लिए गायब हो जाता। अपने इस शेर सपाटे में वो क्या करता था? जंगलों में घूमता फिरता, सांप मछली पकड़ता, पहाड़
और पेड़ों पर चढ़ता। उसे घर से बाहर की जिंदगी पसंद थी। प्रकृति के नियम उसे घर या स्कूल के नियमों से ज्यादा सहज लगते थे। खाने का सामान खत्म हो जाने पर वो घर लौट आता। उसके ख्याल से माता पिता को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वो अपने जाने की जानकारी तो हमेशा लिखकर छोड़ जाता था। हालांकि ये कभी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। वो हमेशा सही सलामत लौट भी आता था। खाने का शौकीन होने की वजह से उसके भूखे रहने का तो सवाल ही नहीं था। माता सुशीला की रसोई का प्रलोभन उसकी आवारगी को हमेशा काबू में रखता था। वैसे स्कूल भी उसकी जिंदगी में कुछ मायने रखता था। जग्गी अपनी क्लास और स्कूल की हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट और बैडमिंटन टीमों की जान था। जब कभी वो क्लास में आने की मेहरबानी करता, उसे भूगोल के सबक काफी रोचक लगते थे। दूसरे देशों की जलवायु और संस्कृतियों की जानकारी उसे बहुत रोचक लगती थी। स्कूल की लाइब्रेरी में वो नेशनल जियोग्राफी को बड़े चाव से पढ़ा करता था। उसे उसके करारे पन्नों की महक और उसके चिकने कागज पर छपे दूर देशों के दृश्य बहुत अच्छे लगते थे। वो अक्सर इसकी निजी प्रति प्राप्त करने के लिए लालायित रहता, लेकिन उसकी ग्राहक सदस्यता पाने में उसे बहुत समय लग गए। वो हंसते हुए कहते हैं, इसकी सदस्यता लेने में मुझे 25 साल लगा। आज भी मैं नेशनल जियोग्राफी का ग्राहक हूँ। अपने आसपास के इलाकों की प्राकृतिक विशेषताओं को जानने की गहरी इच्छा के कारण ही उसे भूगोल में लगाव था। उसमें चीजों पर गौर करने की जबरदस्त काबिलियत थी। धरती की संरचना, भूगोल और जनजीवन मुझे बहुत दिलचस्प लगता था। मैं गांव की कच्ची पगडंडियों पर साइकिल लेकर निकल पड़ता और रोजाना कम से कम 30 से 35 किलोमीटर की सवारी करता। घर लौटने तक मैं कीचड़ धूल से लथपथ हो जाता। जो इलाका मैं देखकर आता, घर आकर मन में उसके नक्शे बनाता। जब मैं अकेला बैठा होता तब आंख मूंद कर अपने मन में उनको फिर से ताजा करता। हर चट्टान, हर टीला, हर पेड़, सब कुछ अलग अलग मौसम जुताई होने पर धरती में आने वाला बदलाव, फसलों का लहलहाना या सब मुझे बड़ा दिलचस्प लगता। इसीलिए मैं थॉमस हार्डी को पढ़ना शुरू किया। इसलिए मैंने थॉमस हार्डी को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो इंग्लिस्तानी भूभाग का वर्णन बड़े विस्तार से करते हैं। मैं भी अपने आसपास के इलाकों के साथ अपने मन में यही कर रहा था। आज मेरी याददाश्त में वो नज़ारे वीडियो की तरह मौजूद है, जो मैंने उन वर्षों के दौरान देखा, और चाहूं तो मैं वो सब फिर से ताज़ा कर सकता हूँ। मेरे जीवन के पिछले 3 या 4 साल उतने साफ तरीके से दर्ज नहीं है, लेकिन उससे पहले वो हर जगह जहां मैं गया था, खासकर भूभाग, प्राकृतिक आकार प्रकार, आज भी मेरी याद में ताजे हैं। बालक जग्गी सब कुछ पढ़ता था। मध्य वर्ग के दूसरे भारतीय बच्चों की तरह उसने भी इनिंग लाइटन को पढ़ा, मगर उसे अपनी रुचि के मुताबिक रोमांचकारी नहीं पाया। उसने रूसी साहित्य खूब पढ़ा, जो 1970 के
दशक में भारत में कौड़ियों के दाम मिलता था। 12 साल की उम्र पार करने पर सस्पेंस थ्रिलर की भूख जगी। इलिस्ट्रेटर मैकलिन्स, लुइस एल एमू और फेडरिक फॉरसाइट से लेकर लियन यूरिस, विल्बर स्टीम और जेम्स हेडली चेस तक वो अपने भाई के साथ कॉमिक्स का आनंद भी उठाता था। फैंटम और टार्जन से आर्चीज और मेड्रक तक उनके भाई रविंद्र कहते हैं, उन सब में एस्ट्रिक्स इसे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मुझे कभी मजा नहीं आया, क्योंकि दोनों भाइयों का उम्र सिर्फ 2 साल का ही फर्क था। इसीलिए वो अक्सर एक दूसरे के कपड़े बदल बदल कर पहन लेते थे। रविंद्र कहते हैं, मुझे याद है एक बार एक चोर रात को खिड़की से आकर हमारी सब कमीजें चुरा ले गया। हमारे पास पहनने को एक भी कमीज नहीं बची। हमने पड़ोस से कमीज उधार मांगी और थाने पहुंचे, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं गया और दोनों भाइयों को अपनी अलमारी में फिर से कपड़े भरने पड़े। वासुदेव परिवार हर शनिवार शाम को फिल्म देखने जाता था। माता पिता तो हिंदी फिल्म देखते, लेकिन बच्चे को अंग्रेजी फिल्म पसंद था। बेनहर, रोमन हॉलिडे, मैकेनाज गोल्ड और कासाब्लांका जग्गी की पसंदीदा फिल्म थी। 7 साल की उम्र में साइको देखना उन्हें आज भी याद है। उनकी बहन तो मारे डर थिएटर से बाहर निकल आई, लेकिन 7 साल का मजबूत दिल वाला बालक फिल्म के भयानक अंत तक अपनी सीट पर चिपक कर बैठा रहा। वो कहते हैं, मेरे पास टिकट था तो भले मैं क्यों थिएटर छोड़कर जाता। मेरी बहनें बाहर इंतजार करती रही। मशहूर शहर में अंग्रेजी फिल्मों के 2 ही थिएटर थे। 2 साल तक जग्गी सप्ताह में 2 फिल्म देखा करता था। छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के घर जाता। वहां वो और उसके चचेरे भाई बहन कभी कभी तेलुगु फिल्म देखने जाया करते थे। सिनेमा घर पूरी तरह हमारे अपने थे। हम जब चाहे अंदर जाकर आ जा सकते थे। टिकटों की भी जरूरत नहीं थी। उस समय हमने एनटी रामाराव की बहुत सी फिल्में देखी। सिनेमा देखने से जग्गी पर कहानी का कोई भावनात्मक असर नहीं पड़ता था। फिल्में किसी तरह बनाई जाती थी, मेरी रुचि उसमें ज़्यादा थी। मुझे बहुत पहले एहसास हो गया था कि सिनेमा के दृश्य तो अभिनय मात्र है। उन्हें देखकर मैं उनकी तारीफ कर सकता था। अगर मैं चाहता तो फिल्में देखते हुए आंसू भी बहा सकता था, लेकिन किसी दुख भरी कहानी के कारण नहीं। अगर उसमें वाकई कुछ बहुत सुंदर घटता था, प्रेम या आनंद के रोमांचकारी पल, तो मेरी आंखों से आंसू लुढ़क जाते थे। मैं अब भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता तो वहां बैठकर पूरी फिल्म आलोचनात्मक तरीके से देख सकता था। मैं दोनों काम करने में काबिल था। जग्गी का एक करीबी स्कूली साथी सुमन्ना था, जो बाद में भी उनका पक्का दोस्त बना रहा। वो कुर्ग का रहने वाला था। उन दोनों में पढ़ने की आदत एक सी थी।
इत्तेफाक से दोनों स्कूल की हॉकी टीम में भी थे। सोमन्ना सेंटर फॉरवर्ड और जग्गी लेफ्ट आउट खेलता था। उनमें घनिष्ठता का एक दूसरा कारण भी था, मुसीबतों में पड़ने की उनकी काबिलियत और एक दूसरे को बचाने की अनोखी तरीके। एक बार जब एक सहपाठी ने सामाजिक विज्ञान की टीचर को स्लीपिंग लेडी कहा, लड़के उस उगने वाली टीचर को आपस में इस गुप्त नाम से बुलाते थे, तो बहुत ज्यादा गुस्से में भरी टीचर ने क्लास से उसके लिए वाजिब सजा पूछी। उसे माफ कर दीजिए, जग्गी ने जोर से कहा। बस इतना काफी था। जग्गी को तुरंत कॉलर से घसीटकर हेडमास्टर तक ले जाया गया। बेशक वो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं थी। वो निर्विकार भाव से कहते हैं, टीचर ने जग्गी को कुछ आवारा लड़कों का रिंग लीडर बताया और हेडमास्टर ने उसे 15 दिनों के लिए क्लास से निकाल दिया। उसके लिए क्लास से निकाला जाना कभी भी अफसोस की बात नहीं थी। उसे तो गांव देहात का भ्रमण के लिए 15 दिनों का सुहाना समय मिल गया था। स्कूल के सबसे अच्छे छात्र को दूसरों से कुछ ज्यादा छुट्टियां मिलती है। वो हंसते हैं और मुझे कभी शिकायत नहीं रही। ऐसी छुट्टियां अक्सर मिलती थी। कक्षा के सीलिंग फैन पर मेरे सांप या मेंढक को रख देना टीचर को खुश करने वाला काम तो नहीं था, और ना ही स्कूल से भागते हुए पकड़े जाने पर टीचर को ये बताना उचित माना जाता था कि इम्तिहान साल में 2 बार आते हैं, जबकि आमों का मौसम सिर्फ एक बार। बात तो वाजिब थी। आम आप सिर्फ एक खास मौसम में ही चुन सकते थे, जबकि बोर्डिंग इम्तिहान बार बार आ जाते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि टीचर अपने नीरस तर्क के सहारे जीना पसंद करते थे। एक परेशानी वाली बात ये थी कि हेडमास्टर इन छुट्टियों की सूचना जग्गी के माता पिता को चिट्ठी भेजकर दिया करते थे, लेकिन स्थानीय पोस्टमास्टर के बेटे सोमन्ना जैसा दोस्त जग्गी के लिए वरदान साबित हुआ। उस चिट्ठी को वासुदेव परिवार के पास पहुंचने से पहले ही पोस्ट ऑफिस से रफा दफा कर दिया जाता। वो बताते हैं, स्कूल के चपरासी से दोस्ती गांठकर हम पता कर लेते हैं कि चिट्ठी कब भेजी जाने वाली है। जैसे ही हमें मालूम पड़ता, मैं रात को सोमन्ना के घर पहुंचता। मैं गुलमोहर के पेड़ पर चढ़कर उसके सोने के कमरे में पहुंचता। सोमन्ना का भाई मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम चोरों की तरह काम करते थे। इसीलिए उसके सो जाने की इंतजार करना पड़ता। उसके बाद मैं चुपके से बेडरूम में पहुंचता। फिर हम पूरी रात चिट्ठियों को छांटते और पोस्टमास्टर की मदद करते। इसके बावजूद 1-2 बार ऐसी चिट्ठियां जग्गी के पिता के साथ हाथ लग गई। तब वो घोर निराश में हाथ पटकते हुए कहते, वो तुम्हें हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दे तो ठीक रहेगा। हालांकि शिक्षक आमतौर पर उबाऊ किस्म के थे, मगर एक बार जग्गी खुशी से हैरान रह गया था। अपनी 9वीं कक्षा की नई इंग्लिश टीचर की याद आज भी उनके मन में ताजा है।
वो युवा टीचर अपनी पहली नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो कहते हैं, मुझे उनका कक्षा में घूमकर पढ़ना याद है। उनका कद ऊंचा था। वो कलफ लगी हुई सफेद साड़ी पहने हुई थी। वो आकर मेरी डेस्क के पास खड़ी हो गई। जब वो दूसरी तरफ देख रही थी, तभी मैंने मौका पाकर अपनी पेन की नीब की स्याही वाली नोक उनकी साड़ी में लगा दी। साड़ी के कपड़े ने वो स्याही ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख ली और उस दिन लंच ब्रेक में मुझे उस टीचर के ऑफिस में बुलाया गया। मेरे पहुंचने पर उन्होंने मेरा पेन मांगा। मैंने पेन उनको दे दिया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी दावत निकाली और पेन की स्याही भरकर मुझे वापस कर दिया। मैंने धन्यवाद कहा और चला गया। ये इतना शानदार जवाब था कि मैं उस घटना को कभी नहीं भूल पाया। उस दिन के बाद वो मेरी पसंदीदा टीचर बन गई। ये घटना हम दोनों के बीच एक गहरा संबंध बना गया। काफी समय बाद वो स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। हाल ही में मैसूर में एक सत्संग के बाद उनकी मुलाकात अंग्रेज की एक दूसरी टीचर से हुई। अपने पुराने छात्र से हुई मुलाकात से रोमांचित हो उन्होंने सदगुरु को गले लगा लिया और बताया कि वो अब तक नहीं भूल पाई है कि वो स्कूल के दिनों में रॉबर्ट फास्ट को नापसंद करते थे। सदगुरु इस बात को याद नहीं कर पाए, तो टीचर ने उनको याद दिलाया, तुम्हें ये लाइन पसंद नहीं? बूट्स और लवली, डार्क एंड डीप। बूट्स आर लवली, डार्क एंड डीप। तुम कहते थे लकड़ी ही क्यों, पेड़ में लकड़ी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। सदगुरु अब हंसते हुए कहते हैं, ये सच है। मैं हमेशा सोचता था कि पेड़ को बस लकड़ी की तरह देखना थोड़ा अश्लीलता लगता है। ठीक उसी तरह जैसे कि जानवर को देखकर सिर्फ उनके मांस के बारे में सोचना या औरत को देखकर सिर्फ सेक्स के बारे में सोचना। गाड़ियों के लिए जग्गी के मन में आकर्षण शुरू से था। रविंद्र को याद है कि उनके पिता की रॉबिनहुड साइकिल उन दिनों की पसंदीदा साइकिल थी। वो बताते हैं, उसके बाद वेस्पा स्कूटर आया जिसे हर कोई ईर्ष्या से देखता था। हम बारी बारी से स्कूटर चलाते थे। मेरे पिता उसमें ताला लगाकर चाबी छिपाते थे, पर मैंने चुपके से डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। जब वो बाथरूम में होते या सो रहे होते तब मैं उसे चलाता। वो स्पीडोमीटर की रीडिंग भी लिख लेता था। तब हम स्पीडोमीटर का तार निकालकर चलाया करते थे, इसीलिए उनको हमारी हरकत का पता ना चलता। फिर भी उनको हमारे चोरी छिपे स्कूटर चलाने की भनक लग गई। उसके बाद वो इसके इंजन को अक्सर छूकर देखते कि वो हमारे चलाने की वजह से गर्म तो नहीं है, लेकिन हम उनके आने से पहले ही उस पर ठंडा पानी डाल दिया करते थे। इस सब में हमें बहुत मजा आता था। योग ने जग्गी के जीवन में सहज ही जगह बना ली। उस समय गर्मी की छुट्टियां थी। तब वो 13 साल के थे। वो उन करीब 35 हुडदंगी
पोते पोतियों के झुंड में से एक थे जो अपने दादा दादी के पैतृक घर पर छुट्टियां मनाने को इकट्ठा होते थे। घर के पिछवाड़े में 150 फुट से भी ज्यादा गहरा एक कुआं था। वहां लड़कों के विशेष आकर्षण के केंद्र था। वो लड़कों के विशेष आकर्षण का केंद्र था। लड़कियां तो लुकी छुपी का खेल खेलती थी, पर लड़के कुएं में कूदकर उसकी सीधी खड़ी दीवार पर लगे पत्थर के फूड होल से बाहर चलकर ऊपर आने का खेल खेलते थे। समय बिताने के लिए उनको ये खेल बहुत पसंद था। ऊपर आने पर वो फिर से उस करतब को दोहराते। वो कहते हैं, आमतौर पर हम वहां गर्मियों में ही जाते थे। तब कुएं का पानी जमीन से करीब 7-70 फीट नीचे होता था। कुएं में कूदना और फिर चढ़कर ऊपर आना चुनौती भरा काम था। सही तरीके से नहीं कूदे तो कुएं की दीवार से टकराकर सिर फट सकता था। चढ़ने के लिए ना तो पक्की सीढ़ियां बनी थी और ना ही कोई लकड़ी की सीढ़ी थी। कुछ भी नहीं था। हमें दीवार पर जड़े पत्थरों के सहारे ऊपर आना होता था। जब तक हम ऊपर आते, दबाव पड़ने की वजह से हमारी उंगलियों के नाखून से खून निकलने लगता। कुछ ही लड़के ये कारनामा कर पाते। मैं भी उनमें से एक था और मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर लेता था। एक दिन 70 साल से ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो सीधा सा तमाश बिन लग रहा था। लड़कों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने खेल में लगे थे। पर जब वो बूढ़ा बिना कुछ कहे कुएं में कूद गया और बड़ी आसानी से ऊपर चढ़कर आ गया, वो भी उन सबसे जल्दी, तो सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान जग्गी का सवाल था, आपने कैसे किया? जवाब में वो आदमी बोला, आओ और योग सीखो। उसमें दोबारा सोचने की कोई बात ही नहीं थी। तंदुरुस्ती और फुर्तीलापन जग्गी के लिए सबसे अहम था। अगर योग से ऐसी शक्ति और फुर्ती मिलती है तो वो सीखने को तैयार था। इस तरह जग्गी ने मल्लाहा दिल्ली स्वामी ये कुएं में चढ़ जाने की करामात दिखाने वाले श्री राघवेंद्र राव का लोकप्रिय नाम था, से योग सीखने का शुरुआत की। वो बताते हैं, और इस तरह मेरा योग से परिचय हुआ। मैं इस आदमी के पीछे पीछे पिल्ली की तरह घुमा करता था। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जान जाए कि भले ही आपने इसे किसी गलत वजह से अपनाया हो, योग फिर भी काम करता है। जग्गी ने कुछ साधारण योगासन सीखे जिनका वो रोज अभ्यास किया करता। इस तरह नियम से योग करने से वो खुद हैरान था, क्योंकि अनुशासन में रहना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। फिर भी पता नहीं कैसे योग का अभ्यास वर्षों तक लगातार जारी रहा। हर सुबह उठने पर मैं खुद ब खुद योग अभ्यास करने लगता, चाहे मैं कहीं भी हूँ, किसी भी हालात में क्यों ना हूँ। यह अभ्यास बिना नागा किए अगले 12 या 13 साल तक चलता रहा। जो योग मुझे सिखाया गया, इस साधारण योग के अभ्यास से मुझे बाद में और ज्यादा गहन अनुभव हुए। ये अनुभव
होने से पहले तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं इतने वर्षों से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया कर रहा था। अगर एहसास था तो सिर्फ इतना कि योग से मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर दूसरों से अलग हो गया हूँ। मैंने बस इतना ही सोचा था। बहुत समय बाद उसने जाना कि उसके शिक्षक योगाभ्यास में असाधारण क्षमता रखते हैं। अगर महादिल्ली स्वामी की खूबियां का जिक्र करने लगे तो शायद कई पन्नों भर जाएंगे। हालांकि वो अपने छोटे से मल्लाडिल्ही गांव कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला से बाहर कहीं नहीं गए, पर वो योग और आयुर्वेद के महान शिक्षक और चिकित्सक थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने ये हुनर हजारों छात्रों को सिखाया। वो गैर लाभकारी आधार पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल, एक विश्व योग ट्रस्ट और कई शिक्षण संस्थाएं चलाते थे। उन्होंने राज्य का और केंद्र सरकार के दिए हुए तमाम इनाम लेने से भी हमेशा इनकार किए। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य इनाम बटोरने के बजाय जरूरतमंदों और पिछड़े लोगों की भलाई की योजनाओं के लिए धन जुटाना है। वो अपने योग कौशल की कभी चर्चा नहीं करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि योग दिखावे या मुकाबले की चीज नहीं है। लेकिन जग्गी को ये पता चला कि उसके अजीब वो गरीब शिक्षक एक दिन में 4008 सूर्य नमस्कार करते थे। वो बड़ी बिल्डर भी थे, साथ ही परंपरागत मार्शल आर्ट में माहिर भी थे। कई वर्षों बाद 8 साल जिम में बिताने के बाद भी जग्गी अपने शिक्षक की कुश्ती में नहीं हरा सका। वो एक महान पहलवान थे। तब मैं इस फन में माहिर और बहुत फुर्तीला था। कई लड़के मुझसे भी तगड़े थे। वो हमेशा अकेले और हम 3 हुआ करते थे। फिर भी हम उनके सामने मिनट भर भी नहीं टिक पाते थे। 83 साल की उम्र में भी वो हम तीनों को एक ही मिनट में पछाड़ देते थे। एक कहानी वो अक्सर सुनाते हैं कि एक बार उनके योग गुरु अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इतवार की शाम थी। स्वामी को अपने आश्रम लौटने की जल्दी थी, क्योंकि अगली सुबह उनको अपने कई मरीजों को देखना था। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेन की हड़ताल है। इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन स्वामी ने अचानक कुछ फैसले किए और रेल की पटरी पर कूदकर घर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उनके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया और वो लोग बहुत चक्के होकर देखते रहे। उन्होंने रात भर में 70 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय की। पाँव फटते ही वो अपने आश्रम में पहले मरीज को देखने के लिए हाजिर थे। आश्रम में किसी को उनकी इस अनोखी यात्रा की भनक ना थी। काफी देर बाद जब उनके साथी वहां पहुंचे, तब कई जाकर सबको पता चला कि पिछली रात क्या हुआ था। सदगुरु कहते हैं वो करीब करीब महामानव थे। आप यकीन नहीं कर सकते कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। जब वो 80 और 90 के बीच में थे तो हम उनसे मिलने जाते और उन्हें छेड़ते। ये तो बताइए कि आप स्वर्ग कब सिधारेंगे? लगता तो ऐसा ही है
है कि आप से पहले हम लोग दुनिया से चले जाएंगे। जवाब में वो कहा करते थे, मेरे सामने और 40 वर्षों का काम है, उसे पूरा करके मैं चला जाऊंगा। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो आराम से ये कर दिखाएंगे। सदगुरु बताते हैं कि मल्हालदी स्वामी अपने जीवन के आखिरी दिनों तक योग सिखाते रहे। जब वो 106 साल के थे तब एक दिन मैसूर में एक लेक्चर देते समय अचानक गिरकर बेहोश हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। जांच करने पर पता चला कि उन्हें दिल का मामूली सा दौरा पड़ा था। रात को जब होश आया तो उन्होंने खुद को आईसीयू में पाया। उनके शरीर में कई सुइयां ट्यूब लगे हुए थे। अधीर गुरु ने खुद उनको खींचकर निकाल दिया और पहली मंजिल से कूदकर दौड़ते हुए घर लौट आए। उसके 3 महीने बाद उन्होंने अपने आश्रम में शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक वो सक्रिय रहे। काफी समय के बाद सदगुरु ने बताया कि मल्लाहल्ली स्वामी और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म के उनके गुरु श्रीपाल स्वामी के एक शिष्य थे। जब पहली बार मैंने ये सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि आपके गुरु ने ही इस जीवन में आपको अपने योग गुरु से मिलवाया? सदगुरु ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो कई दूर किसी सोच में खो गए, जैसे कि अपने गुरु का जिक्र आने पर अक्सर उनके साथ होता है। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, गुरु की करुणा और गुरु की साजिश कई तरीकों से काम करती है। गुरु को तो खुद इन दिनों के बीच अंतर भी नहीं पता होता। उनकी जो भी मर्जी होती है वही संसार में प्रकट होती है। शायद मैं उनकी योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। कम से कम मेरा मानना तो यही है।